हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम गुरुजी 4.0 ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। बच्चों, हमारा चल रहा था लेसन नंबर 3, हमने स्टार्ट कर दिया था। हम लगातार अपने सिलेबस को आगे बढ़ा रहे हैं और आशा करता हूं कि आप जैसे जैसे टॉपिक आगे बढ़ रहे हैं आप रिवीजन भी कर रहे होंगे, क्योंकि रिवीजन करेंगे तभी आप एक तरह से परमानेंट कोई चीज़ याद होती है ना बेटा। तो थोड़ा रिवीजन बहुत ज़रूरी है, इसका थोड़ा ध्यान रखें। चलो आगे बढ़ते हैं। तो हमारा लास्ट टॉपिक था बच्चों ड्रिफ्ट वेलोसिटी। हमारा लास्ट टॉपिक था ड्रिफ्ट वेलोसिटी में हमने फॉर्मूला फॉर्मेशन किया था, डेफिनेशन था, उसी के साथ मोबिलिटी को डिस्कस किया था। ठीक है। और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में ही आज एक रिलेशन निकालेंगे बेटा। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का करंट के साथ बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है, एग्जाम में पूछा जाता है अक्सर। और रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक करंट, वो डेरिवेशन करने के बाद एक छोटी सी डेरिवेशन है, उसमें फॉर्मूला फॉर्मेशन या रिलेशन फॉर्मेशन करना है अपने को। वो रिलेशन ऑब्टेन करने के बाद फिर एक अपना लेसन 3 में एक अपना एनसीईआरटी में एक न्यूमेरिकल है जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट पे जो रिलेशन आप फाइंड करेंगे उसके ऊपर बेस्ड है। उस न्यूमेरिकल को देखेंगे, फिर हम लेसन को आगे बढ़ाएंगे। ओम्स लॉ और उसी में वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, ओमिक एंड नॉन ओमिक डिवाइसेस। ठीक है। तो लेसन को आगे बढ़ाएंगे, तो चलते हैं, क्लास स्टार्ट करते हैं। स्वागत है आज अपना नेक्स्ट क्लास में आपका। शुरू करें बच्चों? चलो, वेरी गुड। देखिए बेटा, अपना जो रनिंग टॉपिक था उसी को आगे कैरी करते हैं। तो आज एक बहुत ही अच्छी डेरिवेशन से अपनी क्लास की शुरुआत करने वाले हैं। तो अपना टॉपिक रहने वाला है रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी वीडी एंड करंट आई। तो हम इन दोनों के बीच में क्या निकालने वाले हैं बेटा? रिलेशन फाइंड करने वाले हैं। रिलेशन कैसे निकालेंगे देखिएगा। सबसे पहले क्या करते हैं बेटा, कंडक्टर बना लेते हैं। सबसे पहले क्या कर लेते हैं, कंडक्टर इमेजिन कर लेते हैं। तो ये हमारा एक कंडक्टर है। हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी जब निकाला था ना, तब भी हमने बनाया था बेटा। रिलेशन फाइंड कर रहे हैं तब भी अपने को एक बार उसको रिपीट कर रहे हैं एक तरह से। तो ये हमारा एल लेंथ का एक कंडक्टर है। हमारा क्या बच्चों? एल लेंथ का एक कंडक्टर है। ठीक है। ये इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है। तो क्रॉस सेक्शनल एरिया को हम किससे रिप्रेजेंट कर दें बच्चों? ए से। ठीक है। और इसमें जो चार्ज कैरियर्स हैं, इसमें जो चार्ज कैरियर्स हैं, तो चार्ज कैरियर्स कंडक्टर में कौन है बच्चों? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। चार्ज कैरियर्स कौन है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है। तो ये हमारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो चार्ज कैरियर है। तो जब हम इसे क्या करते हैं बच्चों, जब हम इसे बैटरी से कनेक्ट करते हैं, कंडक्टर को किससे कनेक्ट करते हैं बच्चों? बैटरी से कनेक्ट करते हैं। देन बैटरी से कनेक्ट करने के बाद आपने बैटरी से क्या अप्लाई कर दिया? एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया। आपने बैटरी से एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया। और इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रॉन पे जो इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा था बच्चों, इलेक्ट्रिक फोर्स जो लग रहा था इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, वो लग रहा था स्मॉल ई इंटू कैपिटल ई। और माइनस साइन क्या बता रहा था? माइनस साइन बता रहा था कि इलेक्ट्रॉन पे जो फोर्स लग रहा है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहा है। तो जब इलेक्ट्रॉन पे इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा तो इलेक्ट्रॉन किधर मूव करेंगे बेटा? इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे। तो इलेक्ट्रॉन हमारे इलेक्ट्रिक फोर्स के इफेक्ट में ये इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करने लगते हैं। और ये जिस एवरेज वेलोसिटी से मूव करते हैं बच्चों, ये जिस एवरेज वेलोसिटी से मूव करते हैं उस एवरेज वेलोसिटी को हम क्या कहते हैं बेटा? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है। तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में हमारे जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, चार्ज कैरियर्स ऑफ कंडक्टर हैं, तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स जिस एवरेज वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं वो अपना क्या है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। अपने को डेरिवेशन सॉल्व करने के लिए एक चीज और यहाँ पे चाहिए, एक नई फिजिकल क्वांटिटी। अपन यहाँ पर क्या लिख देते हैं बेटा? एन, स्मॉल एन। तो यहाँ पे स्मॉल एन किसे रिप्रेजेंट कर रहा है? स्मॉल एन रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन।
नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ये नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या है बेटा? ये नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स है यूनिट वॉल्यूम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसको आप ये कह सकते हैं कि ये क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। पर यूनिट वॉल्यूम। आपका जो कंडक्टर है उसके यूनिट वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? आपका जो कंडक्टर आपने शो किया है उसके यूनिट वॉल्यूम में 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, उसे ही क्या बोलते हैं बेटा? नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। और नंबर डेंसिटी का यहाँ पर सिंबल क्या होने वाला है? स्मॉल एन। ठीक है, तो स्मॉल एन यहाँ पे क्या बेटा? नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, क्योंकि हमारे फॉर्मूला जो डिराइव करेंगे उसमें एन की भी हमको हेल्प लेनी पड़ेगी, तो एन भी अपने को दिखाना है। ठीक है, तो आपने किया क्या है बेटा? एक बैटरी के साथ आपने कंडक्टर को अटैच कर दिया है। अब आगे बढ़ते हैं। तो अब बात है यहाँ पर ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट में रिलेशन निकालना है। तो सबसे इजी मेथड से आपको इसको सॉल्व करवाते हैं। तो सबसे पहले ये देखिए बेटा, करंट, क्योंकि लिंक तो अपने को दोनों में से या तो वीडी से आई निकालें या आई से वीडी तक पहुंचते हैं, दो ही रास्ते हैं। तो सबसे पहले करंट से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, वी नो दैट I equal to Q by T। What is the current here? I equal to Q by T। तो यहाँ पे मैंने करंट के फॉर्मूले से स्टार्ट कर दिया बच्चों, I equal to Q by T। अब यहाँ पे Q क्या है? चार्ज है, T अपना टाइम है। तो हम पहले यहाँ पे, आप ध्यान रखें, आप एक तो Q फाइंड कर ले बेटा, कंडक्टर का चार्ज फाइंड कर लें, एक आप टाइम पीरियड का वैल्यू निकाल लें। Q और T की वैल्यू निकाल के इक्वेशन फर्स्ट में रख दें। अब बात यह है कि सर चार्ज कैसे निकालें? तो देखिएगा चार्ज कैसे निकालना है। आपने लेसन फर्स्ट में देखा होगा क्यू कैसे फाइंड करें, ध्यान दें। हियर अमाउंट ऑफ चार्ज इन द कंडक्टर इज, देखिए बेटा मैंने कहा था ना एन को काम में लेंगे, तो देखिएगा कैसे लेते हैं। अमाउंट ऑफ चार्ज इन द कंडक्टर, मेरे को कितना निकालना है? क्यू निकालना है। तो अमाउंट ऑफ चार्ज कैसे निकालें? तो यहां पर एक इलेक्ट्रॉन के पास कितना चार्ज है बेटा? ई। तो अपने को अगर टोटल कंडक्टर में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पता चल जाए, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, एम आई राइट? आप टोटल कंडक्टर का चार्ज कैसे फाइंड करेंगे? आपको एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज पता है, स्मॉल ई है, तो उसे क्या कर दें बेटा? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई कर दें। उसे किससे मल्टीप्लाई कर दें? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से क्या कर दें? मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे फाइंड करें? तो ध्यान रखें, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इसे n मान लेते हैं। ठीक है, तो आपको नहीं लगता यूनिट वॉल्यूम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू वॉल्यूम? आप टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे फाइंड करेंगे बेटा? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को कैसे फाइंड करेंगे? आपका यूनिट वॉल्यूम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने बेटा? नंबर डेंसिटी n है, तो टोटल वॉल्यूम से अगर उसको मल्टीप्लाई कर दें तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं आएगा क्या? तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आप क्या करें बेटा? आप नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को टोटल वॉल्यूम से क्या कर दें? मल्टीप्लाई कर दें। तो यूनिट वॉल्यूम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को टोटल वॉल्यूम से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, ये हमारा टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। हमको यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को n मान लिया गया है। एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है बेटा? E है। तो n की वैल्यू हम फाइंड करना चाहते हैं, तो n को हम कैसे निकाल रहे हैं? यूनिट वॉल्यूम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को टोटल वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। आपको वॉल्यूम को लिख सकते हैं बेटा एरिया इंटू लेंथ। क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है? ए है, लेंथ अपना कंडक्टर की एल है, तो वॉल्यूम को हम लिख सकते हैं एरिया इंटू लेंथ। NaL आपका क्या है बेटा? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम क्या लिख सकते हैं बेटा? NaL। क्या लिख सकते हैं? NaL। NaL हमारा क्या है? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। देन
Q इक्वल टू NaL इंटू E। ठीक है, ये हमारा क्या है बच्चों, ये चार्ज है। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का वैल्यू है NaL। ठीक है, तो आपने सबसे पहले करंट से स्टार्ट किया, करंट में आपने चार्ज को सॉल्व कर लिया। अब बारी है टी की, तो टी के लिए क्या किया जाए। देखिए बेटा, टी में, टी का यहाँ पर जो मीनिंग है, टी को यहाँ पर यूज कर रहे हैं यार। टी वो टाइम है जब इलेक्ट्रॉन एक एंड से दूसरे एंड तक पहुंचता है। टी कौन सा टाइम है बेटा यहाँ पर, यहाँ पे ये रिलैक्सेशन टाइम नहीं है, दो कॉलिजन के बीच का टाइम नहीं है। यहाँ पर जो पोटेंशियल डिफरेंस आप ले रहे हैं दोनों एंड्स के बीच का ले रहे हैं। ठीक है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर रहे हैं हम, तो इलेक्ट्रॉन मूव कहाँ से कहाँ तक कर रहे हैं, कंडक्टर की एक एंड से दूसरे एंड तक ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं बेटा, मूव कर रहे हैं। तो इमेजिन दैट इलेक्ट्रॉन एक एंड से दूसरे एंड तक जाने में कितना टाइम लेते हैं, टी टाइम लेते हैं, जो आपके फॉर्मूले में यहां पर रिप्रेजेंट कर रखा है। ये वो टाइम है जो इलेक्ट्रॉन एक एंड से दूसरे एंड तक जाने में ले रहा है। तो इस टाइम को कैसे फाइंड करें, और किस स्पीड से जा रहा है बेटा, वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी से जा रहा है। इफ एन इलेक्ट्रॉन moves with velocity vd and time taken in the motion from one end to another is small t, then देखिए बेटा, यहाँ पे ये जानना जरूरी है कि ये जो टाइम हम मेजर कर रहे हैं वो कौन सा टाइम है। तो ये वो टाइम है बेटा जब इलेक्ट्रॉन एक एंड से दूसरे एंड तक जाने में कवर कर रहा है। तो इफ एन इलेक्ट्रॉन मूव्स विद वेलोसिटी vd एंड टाइम टेकन इन द मोशन फ्रॉम वन एंड टू अनदर इज स्मॉल टी, देन क्या हम लिख सकते बेटा टाइम को, जैसे आप लिखते हैं ना वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो टाइम को आप क्या लिख सकते हैं बेटा, वेलोसिटी अपॉन डिस्प्लेसमेंट कितना आपका L। ठीक है, आप यहां से इलेक्ट्रॉन एक एंड से दूसरे एंड तक जाएगा, डिस्प्लेसमेंट कंडक्टर की लेंथ के इक्वल होगा कि नहीं, होगा कि नहीं बताइए। तो यहां पर आप क्या लिखते हैं बेटा, वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अपोजिट हो गया ना ये तो, सॉरी। देखिए बेटा, हमारा वेलोसिटी क्या है बेटा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है, देन टाइम इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेलोसिटी। ठीक है, इसको इक्वेशन क्या दे दे बेटा, इक्वेशन नंबर दे देते हैं इसको थर्ड। ठीक है, तो यहां पर हमने पहले क्या निकाला बेटा, चार्ज निकाल लिया। चार्ज के बाद हमने क्या निकाल लिया, टी निकाल लिया। टाइम के लिए हमने क्या यूज किया फॉर्मूला, डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेलोसिटी यूज किया। तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेलोसिटी लिख दिया। अब इन वैल्यूज को हम क्या कर दें, चार्ज और टाइम के वैल्यूज को हम किस में पुट कर दें बेटा, करंट वाले फॉर्मूले में पुट कर देते हैं। पुट द वैल्यूज इन इक्वेशन फर्स्ट, करंट वाले वैल्यू में पुट कर देते हैं। तो I इक्वल टू क्यू बाई टी, तो Q की वैल्यू क्या बेटा, NaL इंटू ई। ठीक है, और यहां पे T की वैल्यू क्या बेटा, L अपॉन BD। BD को हम कहां भेज देते हैं, ऊपर भेज देते हैं। L से L कैंसिल हो जाएगा, देन फाइनल इक्वेशन इज NaE इंटू VD। तो ये फाइनल जो अपना टॉपिक है ये यहां पर आके क्लोज हो जाना है। और इस फॉर्मूले में आप देखें, इस फॉर्मूले में आपको आई भी दिखाई दे रहा है बेटा, वीडी भी दिखाई दे रहा है। तो देखिए रिलेशन क्या है, कोई भी आपने फॉर्मूला लिखा, जैसे आपने लिखा बेटा V इक्वल टू आई आर,
तो कोई भी फॉर्मूला है वो उस फॉर्मूले में आने वाली फिजिकल क्वांटिटीज में रिलेशन है। कोई भी आप फॉर्मूला लिखते हैं, वो फॉर्मूला क्या है बेटा, फॉर्मूला में आने वाली फिजिकल क्वांटिटीज में रिलेशन है। तो आपको रिलेशन यहाँ पे पूछ रहा है करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी में। तो करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी में रिलेशन निकालने का मतलब हमको एक ऐसा फॉर्मूला इमेजिन करना था या डिराइव करना था कि एक ऐसा फॉर्मूला होना चाहिए जिसमें करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी दोनों आने चाहिए। तो हम जो फाइनल फॉर्मूला जो हमने डिराइव किया है, जिस फॉर्मूला पे आके हम रुके हैं, तो बेटा आपको नहीं लगता इस फॉर्मूला में हमारा करंट भी आ चुका है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी आ चुकी है। तो ये जो फाइनल फॉर्मूला आपने डिराइव किया ना, आई इक्वल टू एन ई ए इंटू वी डी, तो बेटा ये हमारा रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। ठीक है, इसको अदर फॉर्म में आप लिखना चाहें तो आप वी डी की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। आप लिख सकते हैं वी डी इक्वल टू आई अपॉन एन ए ई। ठीक है, तो ये हमारा क्या बेटा, रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट। तो ये फिर से एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहले हमने कंडक्टर बनाया बेटा, कंडक्टर बनाने के बाद हमने बैटरी और की लगा के सर्किट को कंप्लीट किया। बैटरी से हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं। कंडक्टर की लेंथ क्या है बच्चों, कंडक्टर की लेंथ है एल, क्रॉस सेक्शन एरिया ए है, नंबर डेंसिटी क्या है बच्चों, एन है। इलेक्ट्रिक फोर्स किधर अप्लाई करेंगे, चार्ज कैरियर हमारे फ्री इलेक्ट्रॉन है, चार्ज कैरियर फ्री इलेक्ट्रॉन पे जो इलेक्ट्रिक फोर्स है बेटा, नेगेटिव चार्ज पे फोर्स लगता है इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में। तो इलेक्ट्रिक फोर्स आपका इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में वर्क कर रहा है। अब जैसे ये मूव करेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी v से ये मूव करेंगे तो चार्ज फ्लो से करंट प्रोड्यूस होगी। ठीक है, कंडक्टर में तो चार्ज फ्लो से करंट प्रोड्यूस हो गई, तो करंट हमने क्या लिखी, आई इक्वल टू क्यू बाई टी। अब हमारा काम है कि चार्ज और टाइम यहाँ पर निकाल के इक्वेशन फर्स्ट में हम रख देंगे, सॉल्व करके आंसर आ जाएगा। तो चार्ज के लिए हमने क्या कहा, अमाउंट ऑफ चार्ज कैसे निकालें, तो सिंपल सा लॉजिक लगाए कि एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज है स्मॉल ई, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे निकालें, तो यूनिट वॉल्यूम में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को या नंबर डेंसिटी को टोटल वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो स्मॉल एन को हमने वॉल्यूम यानी कि एरिया इनटू लेंथ से मल्टीप्लाई कर दिया, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारा आ गया NaL। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को हमने एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारा आ गया टोटल चार्ज का अमाउंट आ गया। टाइम के लिए आपको समझना होगा, खाली इक्वेशंस ही रटने से कुछ नहीं होता बेटा, टाइम का ये भी समझो कौन सा वाला टाइम यहाँ पर मेजर करना है। इसमें ये इमेजिन करना है कि हमने इसके दोनों एंड्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया बैटरी से, तो इलेक्ट्रॉन अगर एक एंड से दूसरे एंड तक जाने में टी टाइम लेता है, देन वहां पर टाइम कैसे निकालेंगे, डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेलोसिटी। तो एक एंड से दूसरे एंड तक जाने में डिस्प्लेसमेंट हमारा कंडक्टर की लेंथ के इक्वल है। ठीक है, तो कंडक्टर की लेंथ के इक्वल है, तो लेंथ अपॉन या डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेलोसिटी। ठीक है, तो यहां से दोनों वैल्यू रखने के बाद आपने टी और क्यू, आपने क्या बेटा की क्यू की यानी चार्ज की और टाइम की वैल्यू यहाँ पे रख दी, जो कैंसिल हुआ उसे कैंसिल कर दिया, और जो बच गया बेटा वो हमारा क्या है, आंसर है। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट। आगे बढ़ते हैं और इसी में बेटा आपको आगे बताते हैं कि इस पे न्यूमेरिकल जो अपने एनसीईआरटी में वो क्या दे रखा है। तो देखिए बेटा, सवाल है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 9 थर्ड लेसन का। तो क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, द नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन ए कॉपर कंडक्टर है एस्टिमेटेड इन एग्जाम्पल 3.1 इज 8.5 इंटू 10⁻18 पर मीटर क्यूब। इसका मतलब क्या बेटा कि कॉपर कंडक्टर है और इसमें जो नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमें दे रखे हैं कि पर मीटर वॉल्यूम में, पर मीटर क्यूब में या यूनिट वॉल्यूम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो हैं वो इतने हैं। हाउ लॉन्ग डज एन इलेक्ट्रॉन टेक टू ड्रिफ्ट फ्रॉम वन एंड ऑफ ए वायर 3 मीटर लॉन्ग टू इट्स अदर एंड, एक किनारे से दूसरे किनारे में जाने में वो कितना समय लेगा, और इसकी लेंथ कितनी है बेटा, 3 मीटर लॉन्ग है, लेंथ दे रखी है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दे रखा है बेटा, और करंट हमको 3 एम्पियर दे रखी है। कुल मिला के हमें टाइम फाइंड करना है। हमें इस क्वेश्चन में क्या फाइंड करना है बेटा, टाइम फाइंड करना है। तो सॉल्यूशन में ध्यान रखें, सबसे पहले सॉल्यूशन में समरी लिख लेते हैं क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन की समरी क्या है बेटा, गिवन अपने को नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दे रखा है,
तो नंबर डेंसिटी हमारी किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एन से रिप्रेजेंट करते हैं। नंबर डेंसिटी दे रखी है 8.5 इंटू 10⁻28 इलेक्ट्रॉन्स पर मीटर क्यूब। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का तो कोई यूनिट है नहीं, तो पर यूनिट वॉल्यूम है, तो ओनली वॉल्यूम का यूनिट आपको दिखाई दे रहा है। इसका मतलब है कि पर यूनिट वॉल्यूम में हमारे इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, अब बात है और क्या दे रखा है भाई, और दे रखा है यहाँ पर लेंथ दे रखी है 3 मीटर। एक अपने को एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दे रखा है बेटा 2 इंटू 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर। एक हमको करंट दे रखी है 3 एम्पियर। ठीक है, शुरू करें। और हमको डिमांड ये कर रहा है कि एक एंड से दूसरे एंड तक जाने में टाइम कितना ले रहा है। अब बात तो वही है कि टाइम हमें निकालना है, टाइम हमें फाइंड करना है, देन डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेलोसिटी से निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। किंतु समस्या ये है कि सर हमें लेंथ तो दे रखी है, किंतु यहाँ पर ड्रिफ्ट वेलोसिटी हमारे पास नहीं है। लेंथ तो अपने पास है ना बेटा, 3 मीटर दे रखी है, किंतु इसमें रखने के लिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी है क्या? हमारे पास नहीं है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालने के लिए जो अभी अभी रिलेशन आपने फाइंड किया है उसको काम में ले लेते हैं, बाकी चीजें आपको उसी लिए दे रखी हैं। ठीक है, तो यहां पर ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज, ठीक है। तो रिलेशन अभी अभी जो फाइंड किया था आपने, रिलेशन बिटवीन Vd and I is I इक्वल टू NaE इंटू Vd, यही था ना? ठीक है, तो यहां से Vd का फॉर्मूला क्या बनेगा बेटा? Vd का फॉर्मूला बनेगा I अपॉन NaE, बनेगा कि नहीं? ठीक है, तो इसमें वैल्यू रख देते हैं। तो हमको निकालना है Vd, तो Vd इक्वल टू I की वैल्यू कितनी है बच्चों? 3 एम्पियर है। ठीक है, और N की वैल्यू कितनी है बच्चों? 8.5 इंटू 10⁻28। ठीक है, और एरिया कितना अपना क्रॉस सेक्शन? 2 इंटू 10⁻⁻26, और सॉरी -6, कितना बेटा? -6। तो ये हमारा क्या है? एरिया है। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन ये हमको नहीं देगा, ये हमको लिखना ही पड़ेगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे, देन हमारे पास क्या आ जाएगा? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो पहले हम क्या करते हैं बेटा, नंबर को सॉल्व कर लेते हैं, फिर 10 की पावर को सॉल्व कर लेते हैं। तो यहां पर 8.5 इंटू 1.6, 8.5 इंटू 1.6, तो ये हमारा 13.6 आ गया। कितना आ गया बेटा? 13.6। अब 10 की पावर देखिएगा, 10 की पावर आप देखें, माइनस की टोटल पावर कितनी है बताओ? -19 -6 कितना हो गया बेटा? -25 हो गया। और यहां पर कितना है? प्लस का 28 है, तो बचेगा कितना? +3 बचेगा ना। +3 ऊपर जाए क्या हो जाएगा बेटा? माइनस का हो जाएगा। ठीक है, अब हमको डिवाइड करना है 3 को 13.6 से। ठीक है, तो आप क्या करें, एक 0 लगा देंगे, तो यहां पर 13 का डिवाइड चला जाएगा कि नहीं? तो आप 10 से ऊपर नीचे इसको मल्टीप्लाई माने, तो आप इसको लिख सकते हैं 10 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या, 10 को मल्टीप्लाई कर देंगे 30 बन जाएगा, और नीचे वाला 10 है वो ऊपर चला जाएगा, तो अपनी 10 की पावर कितनी आ जाएगी बेटा? -4 आ जाएगी। अब 30 को किससे डिवाइड करना है? 13.6 से। अपने को 30 को किससे डिवाइड करना है बेटा? 13.6 से। देन वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी? 2.2। तो Vd हमारा आ जाएगा बेटा 2.2 इंटू 10⁻⁻4 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, नाउ जब Vd आ गया तो Vd की वैल्यू रखने से टाइम आ जाएगा कि नहीं? देयरफॉर टाइम t इज, तो वैल्यू पुट कर देते बेटा, t इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट यानी कि लेंथ कितनी अपनी 3 है। ठीक है, Vd का वैल्यू कितना बेटा? 2.2 इंटू 10⁻⁻4 है।
ठीक है, तो इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। 30 को डिवाइड किससे कर दें, 30 को 22 से डिवाइड कर दें, तो इतना 1.36 आ गया अपना, 1.36 इंटू 10⁻⁴ सेकेंड। ये हमारा क्या आ गया बेटा, टाइम आ गया। तो फिर से देखिएगा इस सवाल में, सबसे पहले हमको क्या दे रखा था बेटा, नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दे रखा था, हमको लेंथ दे रखी थी 3 मीटर दे रखी थी, ठीक है, ये आपको लेंथ दे रखी है। एक आपको एरिया क्रॉस सेक्शन दे रखा है, एक अपने को करंट कितनी दे रखी है बेटा, 3 एम्पियर दे रखी है। हमको कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन एक एंड से दूसरे एंड तक जाने में कितना टाइम लेगा। सिंपल फॉर्मूला डिस्प्लेसमेंट अपन वेलोसिटी हम लगा रहे हैं। डिस्प्लेसमेंट हमको दे रखा है, यानी लेंथ हमको दे रखी है, वेलोसिटी हमको लगानी थी, किंतु वेलोसिटी इसमें कहीं पे गिवन नहीं है, तो निकाल लेते हैं। तो करंट वगैरह देके वेलोसिटी निकालना आपने सीख ही लिया। तो ये हमारा क्या बच्चों, ये करंट और वेलोसिटी का हमारा फॉर्मूला है। तो यहाँ से वीडी का फॉर्मूला बनेगा I/NAE। तो वैल्यू हमारे पास है क्या, देखो पहले चेक करो। आई अपने को दे रखा है, एन अपने को दे रखा है, ए अपने को दे रखा है, ई अपने को नहीं देगा, याद रखना पड़ेगा। ये ई क्या बेटा, इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो हमने इन सब की वैल्यू को सावधानी से रख लिया, और इन वैल्यूज को रखने के बाद हमने उसकी वैल्यू फाइंड की। तो नंबर्स को हमने अलग सॉल्व कर लिया बच्चों, ठीक है। और नंबर्स को सॉल्व करने के बाद हमने क्या किया बेटा, नंबर्स को सॉल्व करने के बाद आपने जैसे वेलोसिटी आई, वेलोसिटी से हमने क्या निकाल लिया, टाइम निकाल लिया, ठीक है। तो ये था हमारा क्या बच्चों, ये था हमारा न्यूमेरिकल, ठीक है। आगे बढ़े, देखिए बेटा इसी में आपने बहुत फेमस ये लो है बेटा, ओम्स लो, 10th क्लास में भी डिस्कस किया होगा इलेक्ट्रिक करंट वाले लेसन में, ओम्स लो, ठीक है। तो ओम्स लो हम स्टडी करते हैं। तो ओम्स लो क्या है, अब ये तो सब जानते हैं कि सर V = IR। जैसे बच्चे 2 का टेबल याद नहीं कर लेते बेटा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, इतना खतरनाक तरीके से मेरी ख्याल से इंसान 2 का टेबल कभी नहीं भूलता है। सेम ऐसे ही कभी ओम्स लो कभी बच्चों के सामने हम डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज द ओम्स लो, तो बच्चे एक लाइन बोलते हैं V = IR। तो, तो हम क्या करते हैं, हम तो उसका सॉल्व फॉर्म बोलते हैं कि सॉल्व करने के बाद क्या आता है। तो हम जो लॉ लिखते हैं, तो लैंग्वेज में तो ये नहीं लिखते V = IR, हम लैंग्वेज में तो क्या लिखते हैं, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। किसी भी कंडक्टर के लिए V जो होता है वो करंट के क्या होता है बेटा, V और I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो लैंग्वेज जो लिखते हैं ना, तो लैंग्वेज वाला ही हमको हैबिट में लाना चाहिए। हमको V = IR की बजाय हमको बोलना चाहिए V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। यानी जो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ कंडक्टर है, वो फ्लोइंग करंट की क्या होता है बच्चों, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, ठीक है। तो देखिएगा इसमें ये लाइन तो ठीक है, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, किंतु बेटा यहाँ पर देखने वाली चीज है कि आप कुछ ऐसी चीजें जो इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं जो इसको इफेक्ट कर सकते हैं, उसका थोड़ा सा ध्यान रखें। क्योंकि अगली लाइन में आप कांस्टेंट R ले लेंगे, अगली लाइन में आप इसके साथ क्या ले लेंगे बेटा, कांस्टेंट R ले लेंगे। तो कांस्टेंट R जो है उसको देखो, कंडक्टर की लेंथ से फर्क पड़ता है, क्रॉस सेक्शन एरिया से फर्क पड़ता है, टेम्परेचर से फर्क पड़ता है। तो अगली लाइन में जैसे ही आप इसके इक्वल लगा के कांस्टेंट लिखते हैं बेटा, जैसे ही आप क्या लिखते हैं, कांस्टेंट लिखते हैं, तो ये फॉर्मूला बन जाता है, ठीक है। इसी को आप अदर लैंग्वेज में क्या लिखते हैं, V = IR, यानी आगे पीछे करके लिख लेते हैं। तो इसकी हमको हैबिट पड़ जाती है, V = IR, हम ये याद कर लेते हैं। किंतु ध्यान रहे जो यहां पर R है, R जो रेजिस्टेंस है, जो आपका R है बेटा, उसको आप बोलते हैं लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, एरिया की क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। और कंडक्टर में ध्यान रखना, और कंडक्टर्स बेटा अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, देन रेजिस्टेंस भी क्या होता है बेटा, इंक्रीज होता है। तो आपको नहीं लगता कि R चेंज होगा देन आपके V के वैल्यू पे इफेक्ट आएगा। तो ये ध्यान रखें, जैसे लेंथ है, क्रॉस सेक्शन एरिया है, टेम्परेचर है, तो इनको आप क्या रखें, कांस्टेंट रखें, इनको किसी फिक्स वैल्यू पे क्या रखें,
कांस्टेंट रखें तब जाके आपका v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू i हम कह सकते हैं। ठीक है, तो इस चीज का विशेष ध्यान रखें कि जो स्टार्टिंग लाइन है उसमें एक चीज हमको पहले लिखनी चाहिए, उसके बाद हमें ओम्स लॉ की जो इक्वेशन है वो लिखनी चाहिए। तो वो लाइन आपको क्या लिखनी है बेटा, कि आपको क्या क्या चीजें कांस्टेंट रखते हुए रिलेशन फाइंड करना होता है या उसको आपको एक्सप्रेस करना होता है। तो आप लिखते हैं स्टार्टिंग लाइन, इस लाइन से पहले तो आप लिखते हैं व्हेन लेंथ क्रॉस सेक्शनल एरिया लेंथ क्रॉस सेक्शनल एरिया एंड टेम्परेचर remains constant, then जब आप लेंथ को, एरिया को, टेम्परेचर को, इनको कांस्टेंट रखते हैं ना बेटा, देन पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। ठीक है, तो ये आप v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू i से पहले ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है जो मैंने बताई है वो लिखेंगे, उनको कांस्टेंट रखेंगे, देन पोटेंशियल डिफरेंस i के क्या रहेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा। और जैसे ही आप नेक्स्ट लाइन लिखते हैं तो नेक्स्ट लाइन में क्या करते हैं बेटा, नेक्स्ट लाइन में हम कांस्टेंट यूज कर लेते हैं। तो कांस्टेंट r एक कांस्टेंट है जिसको हम क्या कहते हैं बेटा, रेजिस्टेंस कहते हैं। इसको अदर लैंग्वेज में पहले इंट्रोडक्शन दे देते हैं। यहां पर r क्या है, r इज ए कांस्टेंट, r is a constant which is called resistance। ठीक है, और इसका फॉर्मूला r को क्या लिख सकते हैं बेटा, v अपॉन आई। r को क्या लिख सकते हैं, v अपॉन आई। इसका यूनिट डायमेंशन बना सकते हैं, आर का ऐसा यूनिट क्या होगा बेटा, v का वोल्ट हो जाएगा और I का क्या हो जाएगा बेटा, एम्पियर हो जाएगा। ठीक है, और इसको हम क्या कह सकते हैं, इसको हम ओम भी बोलते हैं। हम तो शॉर्टकट यूनिट यूज करते हैं, तो रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होता है बेटा, ओम होता है, किंतु आप उसको वोल्ट अपॉन एम्पियर भी कह सकते हैं। रही बात डायमेंशन की, तो डायमेंशन के लिए v की डायमेंशन W अपॉन क्यू से जल्दी बन जाएगी। ये हमारी क्या बेटा, v की डायमेंशन है एम्पियर की, एम्पियर की a1 ही होती है। फाइनल डायमेंशन क्या बनेगी, m1 L2 T माइनस 3 a माइनस 2। ये हमारी रेजिस्टेंस की क्या है बेटा, डायमेंशन है, और ये एक कांस्टेंट है। r क्या है बेटा, एक कांस्टेंट है। कुछ बुक्स में आपको ओम्स लॉ ये भी लिखा जाता है कि जब इन सब चीज़ों को आप कांस्टेंट रखते हैं तो v और i का जो रेशो है वो एक कांस्टेंट होता है जिसको रेजिस्टेंस कहते हैं। देखो, लैंग्वेज को आप अपनी भाषा में भी लिख सकते हैं। जैसे जनरली तो आपको ये मिलेगा कि इन चीज़ों को कांस्टेंट, लेंथ, एरिया, टेम्परेचर, इनको कांस्टेंट रखते हैं, देन v i के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, और कुछ बुक्स में आपको ये भी मिलता है कि जब L को, A को, T को, इनको कांस्टेंट रखते हैं, देन v और i का जो रेशियो है वो एक कांस्टेंट होता है जिसको रेजिस्टेंस कहते हैं। ठीक है, तो एक ये हो गया अपना, इसमें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। देन ग्राफ भी हम ड्रॉ कर सकते हैं बेटा, ग्राफ बिटवीन v एंड i। vi में क्या बनाना है बेटा, ग्राफ बनाना है। तो ध्यान रखना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ग्राफ कैसा होता है, स्ट्रेट लाइन होता है कि नहीं। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ग्राफ कैसा होता है बेटा, स्ट्रेट लाइन। ठीक है, ऐसा नहीं है, आप v को भी ले सकते हैं इधर और i को इधर भी ले सकते हैं बच्चों। ठीक है, तो दोनों एक ही बात है। आप v को x पे ले लीजिए, y पे ले लीजिए, उससे फर्क क्या पड़ेगा वो बताता हूं आपको। इससे फर्क क्या पड़ेगा देखना, इससे फर्क ये पड़ेगा कि अगर मान लीजिए आप इसका स्लोप लेते हैं, tan थीटा लेते हैं,
ठीक है। तो ये आपका जैसे मान लीजिए डेल्टा आई है या आई है, और ये आपका वी है। तो यहां से रेजिस्टेंस के लिए आपको क्या चाहिए, वी अपॉन आई चाहिए कि नहीं? रेजिस्टेंस के लिए आपको क्या चाहिए बेटा, वी अपॉन आई चाहिए। तो टेन थीटा से तो आपका क्या आ रहा है, आई अपॉन वी आ रहा है। तो इसमें इस ग्राफ से अगर आप टेन थीटा निकालेंगे या रेजिस्टेंस निकालेंगे, इस ग्राफ से अगर आपको रेजिस्टेंस निकालना है, इस ग्राफ से अगर आपको रेजिस्टेंस निकालना है, तो वो किससे आएगा बेटा, 1/10 थीटा से आएगा। वो किससे आएगा, 1/10 थीटा से, क्योंकि हमने v को x एक्सिस पे ले लिया है और i को किस पे ले लिया, y एक्सिस पे ले लिया है। अगर आप y को y एक्सिस पे पोटेंशियल डिफरेंस ले लेते हैं और x एक्सिस पे क्या ले लेते हैं बेटा, करंट ले लेते हैं, और कोई भी दो पॉइंट आपने सेलेक्ट कर लिए, आप बोलेंगे इनके बीच का मेरे को रेजिस्टेंस मेरे को निकालना है, ग्राफ से भी रेजिस्टेंस कैसे आता है। तो ये हमारा क्या हो गया, डेल्टा वी हो गया दो पॉइंट के बीच का, ये हमारा डेल्टा आई हो गया। देन इसमें अगर टेन थीटा हम लगाएं तो डेल्टा वी अपॉन डेल्टा आई, तो वी अपॉन आई से रेजिस्टेंस बनेगा कि नहीं। तो अगर आप इस तरह से ग्राफ बनाते हैं देन रेजिस्टेंस आपका टेन थीटा से फाइंड हो जाएगा बेटा। और अगर आपने वाई एक्सिस पे करंट ले लिया है, एक्स एक्सिस पे क्या ले लिया है, पोटेंशियल डिफरेंस ले लिया, देन आर निकालने के लिए आपको 1/10 थीटा या कोट थीटा लगाना होता है। ठीक है, ये तब है जब अपने को फाइंड करवाता है रेजिस्टेंस वगैरह ग्राफ से। तो रेजिस्टेंस निकलवाता है तो टेन थीटा से हम तब निकाल सकते हैं, वाई एक्सिस पे आप वी ले, एक्स एक्सिस पे आई ले, और इससे अगर निकालेंगे वी को आप एक्स पे लेते हैं, आई को आप वाई पे लेते हैं, देन 1/10 थीटा से आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा वी और आई में ग्राफ है। ठीक है, और इसके बाद रेजिस्टेंस से ही हम रेजिस्टेंस को थोड़ा डिफाइन कर लेते हैं, फिर रेजिस्टिविटी आ जाएगी बेटा, फिर ओमिक एंड नॉन ओमिक डिवाइसेज आ जाएंगे। तो ये ध्यान रखें, ओम्स लॉ तो बच्चे 10th क्लास में ही पढ़ते हैं तो उनको आता है ये, तो फिर भी एक बार रिपीट कीजिएगा, ओम्स लॉ। तो ओम्स लॉ में जो काम की चीज देखो, खाली शॉर्टकट में लिख के आएंगे तो जरूर आपका हो सकता है सिंपल क्वेश्चन में भी आप नंबर कटा बैठे। तो इस चीज का ध्यान रखें कि एग्जामिनर जब कॉपी चेक कर रहा है बच्चों, तो उसको कोई मौका नहीं देना होता आपको। एग्जामिनर जब कॉपी चेक करते हैं तो एग्जामिनर कॉपी चेक करते समय क्या करते हैं बेटा, बहुत जल्दी से नंबर हाथ से कहीं होंगे छूटते नहीं है। तो वो क्या करते हैं, वो गलतियां ढूंढते हैं, प्रयास करते हैं कोई गलती मिल जाए तो मैं इसका नंबर काटूं, कुछ चेक करते समय गलतियां ढूंढते हैं। तो हमको मौका ही नहीं देना है ना। तो आप लिखते समय एक्यूरेसी रखें कि छोटी छोटी बातों को भी लिखने में आप वो आलस्य नहीं करें, या उसमें कोई वो नहीं करें, इशू नहीं करें कि आप भूल गए या चलता है, ऐसी वर्ड आप दिमाग में नहीं आने चाहिए। आपको जो लिखना है एक्यूरेसी से लिखें। तो देखिए बेटा, हमने कहा लेंथ, एरिया, टेम्परेचर ये सब कांस्टेंट रखें। देन हमारा v जो है वो i के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। कांस्टेंट के रूप में हमने क्या ले लिया, r ले लिया। इसको v बराबर आई आर भी लिख सकते हैं। तो r यहाँ पर एक कांस्टेंट है जिसको रेजिस्टेंस बोलते हैं। देयरफॉर r इक्वल टू वी अपॉन आई, जो एक कांस्टेंट है। यूनिट डायमेंशन आपने ले लिया। इसका जो ग्राफ है वो बेटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ग्राफ स्ट्रेट लाइन आता है। ठीक है, और यहाँ से हम r भी निकाल सकते हैं, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा ई से। देखिए बेटा नेक्स्ट, अब हम देखते हैं रेजिस्टेंस के साथ रेजिस्टिविटी का क्या कनेक्शन है। तो आपने देखा सिंस रेजिस्टेंस तो रेजिस्टेंस आर को हमने लिखा आर बराबर वी अपॉन आई। ठीक है, आर को हमने क्या लिखा बेटा, आर इक्वल टू वी अपॉन आई, जो एक कांस्टेंट था। तो फैक्टर्स विच इफेक्ट द रेजिस्टेंस, आर को इफेक्ट कौन कौन करता है। तो ध्यान रखें बेटा, आर लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एरिया के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। एक साथ में मैंने आपको कहा था कि टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है, और टेम्परेचर वाला इस लेसन में अलग से टॉपिक है, तो उसको साइड में मैं लिख देता हूं। फॉर कंडक्टर्स टेम्परेचर इंक्रीज करने से रेजिस्टेंस क्या होता है बेटा, इंक्रीज होता है। तो टेम्परेचर का ध्यान रखें कि तू अभी फिलहाल रेजिस्टिविटी पे मैं जाने वाला हूं, तो टेम्परेचर को मैं अवॉइड कर रहा हूं। बाकी पता होना चाहिए कि टेम्परेचर से भी रेजिस्टेंस क्या होता है बेटा, इफेक्ट होता है।
तो रेजिस्टेंस जो है लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एरिया की क्या बच्चों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ पर इक्वल लगाते ही आपको कांस्टेंट लेना होता है रो एल बाई ए, ठीक है। तो रो यहाँ पर क्या बच्चों, रो यहाँ पर एक कांस्टेंट फिर से आ गया है, और रो को हम बोलते हैं बेटा, यहां से जो रो यहाँ पर आया है वो किसके रूप में आया है बताओ, एक कांस्टेंट के रूप में आया है। और आर रो एक कांस्टेंट है जिसको क्या बोलते हैं बेटा, रेजिस्टिविटी, जिसको क्या बोलते हैं बच्चों, रेजिस्टिविटी। एक नाम और है इसका, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। अदर नेम क्या बेटा, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। रो का एक नाम तो हो गया रेजिस्टिविटी, दूसरा नाम क्या हो गया, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। तो यहां से फॉर्मूला आप बना सकते हैं, रो इक्वल टू आर ए बाई एल। रो का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बेटा, आर ए बाई एल। तो ये हमारा क्या हो जाएगा भाई, रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला हो जाएगा। ये रेजिस्टेंस का हो गया, एक तो बी अपॉन आई है, एक रो एल बाई ए बी है। यूनिट इसका तो ओम है बच्चों, इसका यूनिट क्या होता है, ओम मीटर। इसका यूनिट क्या होता है, ओम मीटर। देखो यहाँ पे ओम आएगा, मीटर स्क्वायर अपॉन मीटर, तो एक मीटर कैंसिल हो जाएगा, यूनिट क्या बचेगा बच्चों, ओम मीटर। डायमेंशन की बात करें, क्योंकि यूनिट तो मैंने लिखी दी, डायमेंशन की अगर बात करें तो रेजिस्टेंस की डायमेंशन तो आपने बनाई दी, रेजिस्टेंस के साथ एरिया का क्या हो गया बेटा, एल स्क्वायर हो जाएगा, लेंथ का एल आ जाएगा, या ओम मीटर। आप ओम यानी रेजिस्टेंस की डायमेंशन के साथ मीटर यानी कि L1 और ऐड हो जाएगा। रेजिस्टेंस की डायमेंशन के साथ क्या हो जाएगा बेटा, L1, मीटर का L1 और ऐड हो जाएगा। तो रेजिस्टेंस की डायमेंशन अभी आपने फाइंड की थी, रेजिस्टेंस की डायमेंशन क्या थी, M1 L2 T माइनस 3 A माइनस 2। देन मैंने क्या कहा था, लेंथ में एक पावर ऐड हो जाएगी, तो क्या होना चाहिए बताओ, डायमेंशन हो जाएगी आपकी M1 L3 T माइनस 3 A माइनस 2, ठीक है। क्योंकि पहली डायमेंशन आपकी क्या थी, आपकी पहली डायमेंशन चेक कीजिए, पहली डायमेंशन थी M1 L2 T माइनस 3 A माइनस 2। मैंने कहा था ओम मीटर, तो ओम में तो ये है ही, मीटर का L1 और ऐड कर दिया आपने, तो M1 L3 T माइनस 3 A माइनस 2, ये आपकी रेजिस्टिविटी की डायमेंशन आ गई, ठीक है। तो रेजिस्टिविटी के साथ थोड़ा सा ये ध्यान रखें, जब भी ये पढ़ी जाती है भाई, फॉर्मूला, यूनिट, डायमेंशन, ये सब तो ठीक है बेटा, रेजिस्टिविटी में ध्यान रखना, जैसे ये लेंथ से इफेक्ट होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है, लेंथ से इफेक्ट होता है, क्रॉस सेक्शन एरिया से इफेक्ट होता है, टेम्परेचर से इफेक्ट होता है। किंतु रेजिस्टिविटी पे ध्यान रखना, रेजिस्टिविटी टेम्परेचर से तो इफेक्ट होती है, किंतु लेंथ और एरिया का इस पर इफेक्ट नहीं होता है। तो ये ध्यान रखना, इट इज डिपेंड्स ऑन द नेचर। रेजिस्टिविटी के बारे में ये ध्यान रखें, इट इज डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ मटेरियल। ये मटेरियल के नेचर पे डिपेंड करती है। इट मींस it does not change with the change of length and cross sectional area। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात है, कई बार पूछता है कि लेंथ को बढ़ाने या घटाने से, या एरिया को घटाने या बढ़ाने से रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी पे क्या इफेक्ट पड़ता है। तो ये ध्यान रखने वाली बात है बेटा, जो आपका रेजिस्टेंस है, जो रेजिस्टेंस है वो तो लेंथ और एरिया से सीधा सीधा इफेक्ट होता है, ठीक है। किंतु लेंथ और एरिया से रेजिस्टेंस को तो इफेक्ट होता है, बट रेजिस्टिविटी को इससे कोई इफेक्ट नहीं होता है। हाँ, टेम्परेचर से इफेक्ट होता है, टेम्परेचर से दोनों बदलते हैं बेटा, रेजिस्टेंस भी बदलता है, रेजिस्टिविटी भी बदलते हैं। तो ये मैंने लास्ट में इसके साथ एक नोट डाल दिया है कि इट इज डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ मटेरियल, इट मींस इट डज नॉट चेंज विद द चेंज ऑफ लेंथ एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कंडक्टर। तो ये चीज़ थोड़ा सा
ध्यान रखने वाली है कि रेजिस्टिविटी के साथ, क्योंकि इसको अभी क्या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहते हैं ना, और बच्चे क्या होते हैं कंफ्यूज हो जाते हैं, जैसे रो इक्वल टू आर ए बाई एल, तो उनको लगता है कि रो और आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और आर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होने से आर बढ़ेगा तो रो भी बढ़ेगा। जैसे लेंथ को डबल कर दिया, लेंथ को डबल करने से रेजिस्टेंस डबल हो गया, तो बच्चों को लगता है कि रेजिस्टिविटी भी डबल हो जाएगी, क्योंकि आर की जगह वो 2R रखते हैं, उनको लगता है डबल हो गया। तो ये चीज मैं थोड़ा सा समझा देता हूं आपको कि आर को, जैसे लेंथ को मान लो फॉर एग्जाम्पल, मैंने लेंथ को डबल कर दिया, मैंने लेंथ को क्या कर दिया, डबल कर दिया, एल डैश का वैल्यू मैंने 2L कर दिया। अब आप कहेंगे कि सर लेंथ को डबल कर दिया, देन रो चेंज क्यों नहीं हुई? तो आपने लेंथ को डबल किया तो रेजिस्टेंस भी तो डबल हो गया ना बच्चों। लेंथ को डबल करने से क्या हुआ, रेजिस्टेंस भी तो डबल हो गया ना, क्योंकि दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, दोनों क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो आर को आपने, लेंथ को आपने लेंथ को डबल किया, तो लेंथ को डबल करने से आर ऑटोमेटिक डबल हो गया, ठीक है। तो आप देखें इसके इफेक्ट को, लेंथ के इफेक्ट को रेजिस्टेंस ने कैंसिल कर दिया, और आपकी वैल्यू अभी भी क्या है बेटा, अभी भी आपकी वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है। तो इस चीज का थोड़ा ध्यान रखें, डायरेक्ट भी याद रख सकते हैं, समझ भी सकते हैं। तो ये हमारा था रेजिस्टिविटी, ठीक है। तो अगली क्लास में बेटा इसको, लेसन को आगे बढ़ाते हैं। आगे हमारा जो टॉपिक है ओमिक डिवाइसेस, नॉन ओमिक डिवाइसेस, ठीक है, उसमें कुछ ग्राफ भी आपको बताएंगे। ओमिक डिवाइस बड़ा सिंपल है, नाम में ही छुपा हुआ है कि जो ओम्स लॉ फॉलो करते हैं बेटा वो ओमिक डिवाइस है, जो ओम्स लॉ फॉलो नहीं करते हैं वो नॉन ओमिक डिवाइस है। जो ओम्स लॉ फॉलो करेंगे उनका वीआई ग्राफ स्ट्रेट लाइन आएगा, जो ओम्स लॉ फॉलो नहीं करेंगे उनका वीआई ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं आएगा, नॉन लीनियर होगा, ठीक है। तो वो चीज़ें एक बार फिर से नेक्स्ट क्लास में हम आपको रिपीट भी कर देंगे, मैं बता भी रहा हूँ, सिंपल चीज़ है। उसके बाद जो मेन टॉपिक अपने आएंगे, ठीक है, उसमें एंट्री करेंगे अपने अच्छे अच्छे टॉपिक। थर्ड लेसन में बहुत अच्छी डेरिवेशन है बेटा, सेल्स का अपना सीरीज कॉम्बिनेशन है, पैरेलल कॉम्बिनेशन है, व्हीट स्टोन ब्रिज है, तो बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक अभी आने वाले हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।